स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये क्लासेस बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड था, उसके लिए हमें लाया गया। जैसा कि आप जानते हो कि हम एक्सेलेंट विजन एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और पहली बार हम यूट्यूब पे आपको एक रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इस क्लास को लेने का मकसद था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग कर चुके हैं, अभी एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिए हैं और वो कुछ नंबरों से रह गए हैं, और बहुत से लड़के मेट्रो दिए हैं, कई एग्ज़ाम दिए हैं और कुछ नंबरों से नहीं हो पाया उनका। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर रिवीजन हो जाए। आप अच्छे से पढ़े हो, आपने कम नंबरों से आप निकाल नहीं पाए एग्जाम में, तो आपको एक अच्छे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लासेस कर रहे हैं, तो क्लासेस के साथ साथ अगर एक अच्छे से एमसीक्यू कराते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उससे आपको। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्लासेस लाए हैं हम लोग। और ये जो चैनल है, ये हमेशा 9 बजे रात में सिविल का एमसीक्यू या कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें होगी। यानी एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई कॉस्ट नहीं इस चैनल का। बाकी हमारा जो जो भी प्लान है, जो ऐप पे चलता है, जो ऑफलाइन क्लासेस है, वो एज डी चलते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपका मैसेज इतना स्क्रोलिंग फास्ट हो रहा है कि मैं नाम तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और ये जो आज मैं क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास को मैं सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलूंगा। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको पढ़ाया हूँ और जिनको पढ़ा रहा हूँ, आज उन बच्चों की वजह से ही हम यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं। तो आप सबको थैंक यू सो मच। और पूरी एक्सीलेंट टेक्निकल की पूरी टीम को भी थैंक यू, जिन्होंने इस अरेंजमेंट को बहुत कम समय में किया हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। और आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लिसन दोस्त, क्लास की शुरुआत के पहले सबसे पहले आपको बता दें कि आरसीसी में जो जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट आईएएस कोड से आते हैं। तो एमसीक्यू कराने के पहले कोड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, और फिर हर दिन 2 टॉपिक 3 टॉपिक उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले दोस्त हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंसेस। डायरेक्ट कोड के रेफरेंस से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस 456, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आईएएस 457 से पूछे जाते हैं, जो कि आरसीसी का कोड है। अब है आईएएस 875। आईएएस 875 से हम लोड को कंसेशन करते हैं। अब आईएएस 875 के अंदर में कई पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 की बात करते हैं तो उसके लिए डेड लोड है। पार्ट 2 की बात करते हैं तो उसके लिए इम्पोज लोड है। पार्ट 3 की बात करते हैं तो उसके लिए विंड लोड है। पार्ट 4 की बात करते हैं तो उसके लिए स्नो लोड है। और आईएएस 134 है प्री स्टेज डिजाइन। प्री स्टेज हमारा एक चैप्टर है जो कि जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेसिक लेवल से इसको हमको करना है। तो सबसे पहले प्रोविजन से आपको पहला क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, IS 1893, दिस इज फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। IS 3370, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर इसी को हम वाटर टैंक भी बोलते हैं, वाटर टैंक डिजाइन, जो कि ये हमारा चैप्टर भी है, हमारे सिलेबस में भी वाटर टैंक। IS 10262, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन प्रोपोर्शंस के लिए कोड है। IS 432 पार्ट 1 माइल्ड स्टील के लिए है। और IS 1786 HYSD बार के। डायरेक्ट एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कोड के रेफरेंसेस से पूछे जाते हैं। लेकिन जो डिटेल्स में जो आपका कोड है वो IS 456 है, जिसके बारे में हम हर टॉपिक में उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको बताएंगे। दूसरी बात करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में। जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं आरसीसी के लिए, उसका साइज क्या होता है, 20 mm होता है। ये हमें पता है। उसके बाद कोड ने क्या बोला है, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू द फ्लो ऑफ कंक्रीट, यानी इसका मतलब वर्केबिलिटी फ्लो है, वर्केबिलिटी अच्छा खासा मौजूद है, तो उस जगह पे हम कितना दे सकते हैं, 40 mm। अगर इन कॉन्क्रीट एलिमेंट सेक्शंस क्लोजली स्पेस्ड, यानी वहां पे जहां पे स्टील बहुत ही क्लोजली स्पेस है, वहां पे हम 10 mm तक दे सकते हैं। क्योंकि जब क्लोजली स्पेस होगा और डाया ज्यादा होगा तो पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड नहीं होगा, वायर्स बच जाएगा, तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनेगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से 3 सवाल बन सकते हैं। केवल बात किया जाए कि कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होगा, तो 20 mm। बात होगा कि क्लोजली स्पेस्ड होगा तो उसके लिए क्या होगा, तो 10 mm, यानी आप 10 mm कम कर सकते हो। अगर वर्केबिलिटी बेहतर होगा तो उसके लिए 40 mm हम दे सकते हैं। 3 सवाल बनता है हमारा कोर्स एग्रीगेट से रिलेटेड। देन अब हम बात करते हैं वाटर।
जो आरसीसी जो कंक्रीट होता है हमारा, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर, इनके मिक्स के कारण आरसी बनता है। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है पर्पस वाटर का? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड टू इंप्रूव वर्केबिलिटी। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, वाटर और सीमेंट के बीच में एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये आपका टॉपिक सीमेंट में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जब पानी का सीमेंट के साथ रिएक्शंस होता है, कैसा रिएक्शंस होता है? वो एक केमिकल रिएक्शंस होता है, देखते हैं इसके बारे में। वो वाटर सीमेंट को जब ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होता है। किस तरह केमिकल? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवेपोरेट, यानी हीट का निकलना। ऐसा होने से क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर में? थर्मल क्रैक्स अपीयर होते हैं। अब थर्मल क्रैक्स यानी जो क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स आने के इस कंक्रीट के अंदर में कई कारण हैं, लेकिन जो आपका वाटर सीमेंट के रिएक्शंस के कारण जो क्रैक्स आते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कारण आते हैं, वो कैसा होता है? थर्मल क्रैक्स आते हैं। अब सवाल बनता है कि उस थर्मल क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसका आंसर होगा टू प्रिवेंट दिस क्रैक्स क्यूरिंग विल बी डन। क्लियर है दोस्त? तो यहां से कितने इक्वेशंस बनते हैं? वाटर सीमेंट रिएक्शंस किस तरह के रिएक्शंस होते हैं? तो आपका आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। फिर बात होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक का मतलब हीट को इवोपरेट होना हो जाता है। क्रैक्स कैसा आएगा? थर्मल क्रैक्स आएगा। थर्मल क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? तो टू प्रिवेंट दिस क्रैक्स क्यूरिंग विल बी डन। ठीक है, वाटर से रिलेटेड तो वाटर सीमेंट की ये बातें हो गई। देखो अब IS 456 ने बोला है कि जो हम पानी यूज करते हैं तो उसका पीएच वैल्यू होता है। तो किस तरह का पीएच वैल्यू? तो पीएच वैल्यू होना चाहिए शेल नॉट बी लेस देन 6। ठीक है, लेकिन आपको यही पता है कि 6 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 8.5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो कोड ने रिकमेंड किया है 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो 6 से 8.5 के बीच का पीएच हम कंक्रीट में यूज करते हैं। ब्राइटनेस कम कीजिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा। ठीक है, ओके डन। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? थोड़ा स्लो बोलिए, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने रेफरेंसेस के बारे में बात किया, कोर्स सेग्रीगेट के बारे में बात किया, वाटर के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे आपको परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स। जो पानी हम यूज करते हैं उस पानी के अंदर में इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, तो जो इम्प्यूरिटीज होता है उसके स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। तो IS 456 ने जो उसके अंदर आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सल्फेट्स, क्लोराइड सस्पेंडेड हैं, उनके परमिसिबल लिमिट बताया है। अब इसको फाइंड आउट करने टेस्ट किया गया है। ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट पता करने के लिए जो टेस्ट किया गया है वो किस कोड से किया गया है? IS 3025 पार्ट 18। इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि ये IS 456 में मेंशन है तो मैं बोलूंगा आज तक जो सवाल बने हैं वो परमिसिबल लिमिट से बने हैं। तो आपको टेस्टिंग भी याद होना चाहिए, आज ना कल इस पे भी सवाल पूछा जाएगा, कोई इस पर ज्यादा ध्यान देता नहीं है। तो दोस्त, तो आपको ये जो लिमिट है कैसे तय किया गया है कि आपके स्ट्रेंथ को उस इंप्योरिटी से ज्यादा होने पे इफेक्ट करता है। तो कोड ने दे रखा है डायरेक्ट ऑर्गेनिक के लिए क्या दे रखा है? 200 mg पर लीटर। mg पर लीटर कई बार ऑप्शंस में ppm में देता है। mg पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू ppm। ओके, इनऑर्गेनिक के लिए 3000 mg पर लीटर, सल्फेट्स के लिए 400 mg पर लीटर, क्लोराइड्स के लिए 2000 mg पर लीटर, लेकिन ये 2000 पीसीसी के लिए है, और आरसीसी के लिए 500 mg पर लीटर, सस्पेंडेड मैटर के लिए 2000 mg पर लीटर। तो डायरेक्ट आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, परमिसिबल लिमिट के साथ साथ आपको टेस्टेड भी पता होना चाहिए। ये जो टेस्ट किया गया है किस कोड के अकॉर्डिंग किया गया है। ओके दोस्त, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसको हम स्टैंडर्ड क्यूब 150 mm पे बनाते हैं, और जो स्ट्रेंथ होता है 28 डेज पे होता है। अब IS 456 ने उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। IS 456 ने पहला ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट, और तीसरा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो ग्रेड है उसका डेजिग्नेशन जैसे बोलते हैं M25, M फॉर मिक्स,
25 का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने दिनों पे, 28 दिनों पे ऊपर में। और ये टेस्ट किया गया है वो किस स्पेसिमेन पे किया गया है, 150 mm³ पे किया गया है। तो सबसे पहला सवाल है कि ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट कोड IS 45 के अकॉर्डिंग कितने ग्रेड आते हैं उसमें। तो उसमें आते हैं दोस्त आपके 3 ग्रेड आते हैं, 10, 15, 20। तो दोस्त इसको सवाल कैसा पूछा जाएगा, आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर में कितने ग्रेड आते हैं। तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन से आते हैं, 10, 15, 20। ठीक है जी, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 10, 15, 20, 25। इसमें से कौन सा ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं है। दूसरी बात, अब आती है स्टैंडर्ड की बात। स्टैंडर्ड में M25, M30, M35, 40, 50, 50, 55, 60। करेक्ट। पुराने कोड के अंदर में आपको M55 तक था, यानी 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। इसका मतलब टोटल नंबर 7 थे। तो 7 ग्रेड स्टैंडर्ड कंक्रीट में थे, लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट में अब 8 है। अब यहां पे सवाल आता है, कई बार क्वेश्चंस करते हो तो हमें हमेशा 7 और 8 अगर दोनों ऑप्शंस होगा तो आपको टिक 8 करना है नए के अकॉर्डिंग। लेकिन कई क्वेश्चंस अमेंडमेंट होने के बाद भी उसमें अगर ऑप्शंस में 8 अवेलेबल नहीं है तब आपको 7 आंसर करना है। ठीक है जी। तो अब कितना हो गया, फिर आएगा सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या था, तो आपका आंसर होगा M25। सबसे मैक्सिमम स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या था, आपका आंसर होगा M60। क्लियर है। तो M25 से M60 क्या हो गए, स्टैंडर्ड कंक्रीट। कितने स्टैंडर्ड कंक्रीट है, 8 हो गए। ठीक है जी। ओके, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट 65 से 100 है। आरसीसी में हम 4, 5, 6 में इसका यूज नहीं करेंगे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम प्री स्टेज में यूज करते हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए कि M65 से M100 रहेगा। पहले के पुराने कोड में ये M80 तक था। थैंक यू सो मच। हाँ, अभय ने पूछा कि सर अगर नॉन ऑफ दीज होगा तो, देखो नॉन ऑफ दीज होगा तो ऑब्वियस बात है कि 7 आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है। और ऑन ऑफ दीज है तो आप नॉन ऑफ दीज कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको आंसर 8 ही करना है स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए। ठीक है। नॉन ऑफ दीज तो ऑब्वियस में नहीं है तो हम नॉन ऑफ दीज करेंगे, लेकिन अगर 8 अवेलेबल नहीं होगा तब हम 7 को आंसर करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास देखने के बाद जो भी आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कहीं पे कोई कमी लग रही है, आवाज को लेकर चाहे वीडियो को लेकर, जो भी है आप सजेशन कीजिए, हम आगे उसमें और बेहतर करेंगे। किसी को कोई जहां जहां जिस जगह पे किसी को दिक्कत आ रहा है, प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास से इस पे हम इंप्रूव करेंगे। ओके। अब हम बात करेंगे दोस्त एक्सपोजर कंडीशंस पे। अब हम बात करेंगे एक्सपोजर कंडीशंस पे। IS 456 ने एक्सपोजर कंडीशंस के बेस पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम इस तरह से डिवाइड किया गया। अब उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर माइल्ड की बात करते हैं दोस्त, तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, यानी डायरेक्ट रेनफॉल वहां पे नहीं है। ठीक है। वेदर और एग्रेसिव कंडीशन। मॉडरेट की बात करें तो नॉर्मल रेनफॉल। देखो रेनफॉल के रिगार्डिंग बातें करते हैं, रेनफॉल से डायरेक्ट कंडीशंस कंक्रीट का नहीं है, वो माइल्ड हो गया। नॉर्मल रेनफॉल है, मॉडरेट हो गया। और सीवियर रेनफॉल है, हाई रेनफॉल है, उसके लिए सीवियर हो गया। फिर नॉर्मल रेनफॉल विथ कॉन्क्रीट इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड वाटर, अगर पानी ग्राउंड और ग्राउंड वाटर कंक्रीट से अटैच है वो भी किस में आएगा, मॉडरेट में आएगा। ब्यूरिड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल, अगर जमीन के नीचे स्ट्रक्चर को एग्रेसिव सॉइल से कांटेक्ट है वो भी नॉन एग्रेसिव, वो भी किस में आएगा, मॉडरेट में आएगा। अगर सीवियर की बात करें, सीवियर का मतलब क्या हुआ, सीवियर आएगा जब आपका रेनफॉल सीवियर होगा। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जहां पे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग को हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, यानी उस जगह पे जहां पे जम जाता है और फिर पिघल जाता है।
ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, जो कि सेम बात है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का। अगर इमर्ज इन सी वाटर है, देखो एक बार क्वेश्चंस आ चुका है इमर्ज इन सी वाटर से, और एक बार आ चुका है अल्टरनेट वेटिंग इन ड्राइंग से। अभी तक अगर एक्सपोजर कंडीशंस की बात किया जाए डिस्क्रिप्शन पे, तो ये दो सवाल आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने डिस्क्रिप्शन है आपको ये बात पता होना चाहिए। आगे मैं आपको बहुत से प्रोविजंस जो कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए ना कि माइल्ड का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब क्या होता है, वेरी सीवियर का मतलब क्या होता है, और एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है। वेरी सीवियर की बात करते हैं तो सी वाटर स्प्रे, जहां सी वाटर स्प्रे करता है डायरेक्ट आपके कंक्रीट को। ब्यूरिड अंडर एग्रेसिव सॉइल, जहां पे जमीन के नीचे एग्रेसिव सॉइल हो। बात करते हैं एक्सट्रीम की, टाइडल जोन, मेंबर डायरेक्ट कांटेक्ट विद लिक्विड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स। ठीक है जी, डन। तो ये है आपके एक्सपोजर कंडीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। व्हेन फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, यानी आप सीवियर कंडीशन जो फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग की मैंने बात किया है, जिस फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग की मैंने बात किया है, अगर एक्शंस अंडर वेट कंडीशन, अगर वेट कंडीशंस में एग्जिट करता है, अगर वेट कंडीशंस में आपको फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करने के लिए हमें क्या करना है, तो आपका आंसर होगा कि सुटेबल एयर एंट्रेनिंग, सुटेबल एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग का एक्शन एग्जिट करता है, तो हम लोग किस कंडीशन में, वेट कंडीशंस में, तो अपने ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो सुटेबल एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। ठीक है सर, डन। अब सवाल है कि उसके लिए एयर एंट्रेनिंग एक एडमिक्सचर है, एडमिक्सचर किसी भी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, अब एयर एंट्रेनिंग बढ़ाने के लिए उसमें कोड का एक प्रोविजन है। अगर हम 20 mm नॉमिनल साइज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए इंक्रीमेंट 5 + -1, यानी 5% में एक ज्यादा भी हो सकता है एक कम, यानी 6 और 4 की बात हो रही है। अगर नॉमिनल साइज 40 है, तो जो इंक्रीमेंट एयर है 4 + 1 है। तो दोस्तों यहां से चार ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते हैं। पहला, व्हेन फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शंस अंडर वेट कंडीशन, तो ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपका आंसर होगा सुटेबल एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर। करेक्ट ना, डन। तो ये भी होता सुटेबल एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का क्या यूज है, ऐसे घुमा कर पूछा जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि जहां फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग होगा उस जगह पे ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करने के लिए करेंगे। टाइडल जोन क्या है, बड़े बड़े तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं ना। ठीक है, अभी कैटरीना आई थी ना एक बार, वही है, डन। तो और फिर दूसरा आएगा 20 mm के लिए क्या है, 5 + -1। ऑब्जेक्टिव कराएंगे तुरंत, अभी बस 5 मिनट में सारे कोड बताते हैं फिर ऑब्जेक्टिव कराते हैं। 40 4 + -1, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में पढ़ाओ, मैं किस भाषा में बोल रहा हूं बताओ, दीपक बताइए कौन सी भाषा में बोल रहा हूं मैं, आप बोलो हिंदी में पढ़ाओ। चमक रहा है, अरे भाई सामने खड़ा हो तो चमकेगा नहीं। चलो आ जाओ, अब आते हैं प्लेन कंक्रीट पे। अभी दोस्त बताया ना कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये 5 कंडीशन है आपको। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है, मैंने क्या बोला पहले भी कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, इसके बेस पे बहुत से सवाल बनते हैं। करेक्ट ना, तो अगर हमको पता होना चाहिए ना किस कंडीशंस में माइल्ड है, किस कंडीशंस में मॉडरेट है, किस कंडीशन में सीवियर है, किस कंडीशन में वेरी सीवियर है। अगर अगर मुझे को कंडीशन ही सवाल में दे दिया गया और मुझे पता नहीं है, मुझे पूरा याद हो चुका है, ये पूरा याद कर लिए भाई कि भाई माइल्ड में ये होता है, मॉडरेट में ये होता है, सब याद कर लिए पूरा वैल्यू है, और पता ही नहीं है कि माइल्ड में क्या होता है, मॉडरेट में क्या होता है, सीवियर में क्या होता है, वेरी सीवियर में क्या होता है, तो नहीं कर पाएंगे ना फिर। तो अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं बिल्कुल आसान पूछे गए। भैया मॉडरेट का बता दो, मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या है बताओ, मॉडरेट में बता दो मिनिमम ग्रेड क्या है, लेकिन कंडीशंस बेस किया जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रखा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट माइल्ड में कितना होगा, तो 220 kg/m3।
फिर सवाल आएगा मॉडरेट में कितना है, 240 केजी पर मीटर क्यूब। सीवियर में कितना है, 250 केजी पर मीटर क्यूब। वेरी सीवियर में क्या है, 260 केजी पर मीटर क्यूब। एक्सट्रीम में क्या है, 280 केजी पर मीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये दोस्त जब इसको एनालिसिस किया गया, अच्छा आराम से, जो भी स्टूडेंट्स है आरसी पढ़े हो ना भाई, ये क्या, ये क्लास उसके लिए है ना जो आरसीसी एक बार पढ़ चुका है, ठीक है। करेक्ट। माइल्ड, अब उसके लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू दे दी गई है। अब दोस्त मिनिमम सीमेंट कौन, अब जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की जो वैल्यू है, ये जब निकाला गया था तो जो एग्रीगेट का यूज किया गया था वो एग्रीगेट का साइज 20 mm था। इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब इसी सवाल को बोल दिया सकता है कि अगर 20 mm का एग्रीगेट यूज किए हैं तब ये वैल्यू है। अगर हम एग्रीगेट साइज को चेंज कर दें, मतलब 10 mm कर दें या 40 mm कर दें, तो ये वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात, हर ग्रेड के लिए, सॉरी हर एक्सपोजर कंडीशंस के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट किसके लिए, प्लेन कंक्रीट के लिए कोड ने डिफाइन किया है, कोड ने डिफाइन किया है। लेकिन ये जो वैल्यू है किसके रिगार्डिंग है, किसके, 20 mm के लिए। अगर मैं एग्रीगेट साइज चेंज करता हूं तो वैल्यू कुछ और होगा, क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम सीमेंट कंटेंट हो गया, फिर मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। अब देखो माइल्ड के लिए 0.6, मॉडरेट के लिए 0.6, सीवियर के लिए 0.5, वेरी सीवियर के लिए 0.45, एक्सट्रीम के लिए 0.4। करेक्ट। ग्रेड, माइल्ड के लिए प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट ने डिफाइन नहीं किया है, मॉडरेट के लिए M15, सीवियर के लिए M20, वेरी सीवियर के लिए M20, एक्सट्रीम के लिए M25। अरे बोलो ना यार, नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, क्लियर है भाई। चलो अब हम बात कर रहे हैं आरसीसी के लिए। अब आते हैं आरसीसी के लिए, ठीक है ना। आरसीसी के लिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, 300, 300, 320, 340, ये भी वैल्यू किसके रिगार्डिंग दिया गया है, जब एग्रीगेट की साइज क्या है, जब एग्रीगेट की साइज क्या है, जब एग्रीगेट की साइज 20 mm है। याद रखना, अगर एग्रीगेट की साइज में चेंज करूंगा तो वैल्यू ये नहीं रहेगा, ये वैल्यू किसके लिए है, 20 mm एग्रीगेट के लिए है। दूसरा सेम, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, M.55 माइल्ड के लिए, 0.5 मॉडरेट के लिए, 0.45 सीवियर के लिए, 0.45 वेरी सीवियर के लिए, 0.4 एक्सट्रीम के लिए। करेक्ट ना। मिनिमम ग्रेड M20, M25, M30, M35, M40। दोस्त आपको प्लेन और आरसीसी दोनों का याद होना चाहिए, दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात देख रहे हो, जो वाटर सीमेंट रेशियो है ग्रेड बढ़ने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बारे में आपको सिटी में और डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है, एक तरह से ग्रेड बढ़ रहा है तो रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी रिलेशन कैसा है वाटर सीमेंट का ग्रेड के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिसन, जो भी क्लासेस चल रहे हैं इस पूरे क्लास का मैं पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लास के बाद वो टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसका पीडीएफ वहां डाल दूंगा, ठीक है ना। पूरा जितना लिखा हुआ है सारा आपके पास आ जाएगा पीडीएफ के रूप में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिंक दे दिए टेलीग्राम, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा। टेलीग्राम लिंक सिविल का, आप क्लिक कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए। मैं उसी चैनल के ऊपर में क्लास के बाद उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। बोर्ड की लाइट थोड़ा सा कम करिए। एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, ब्राइटनेस को लेकर इशू है, ब्राइटनेस को लेकर क्या दिक्कत है भाई, कलर सही है और कम करना है ज्यादा करना है, एक बार कंफर्म कर दो यार। अरे बोलो ना यार, ब्राइटनेस सही है, आवाज सही जा रही है, स्पीड सही है, ब्राइटनेस कम करिए। ठीक है, कुछ लोग बोलो ठीक है, कुछ लोग कम कीजिए।
नहीं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सही है। नो इश्यू ड्यू टू बोर्ड, ठीक है। सब सही है, ठीक है। देखो, परेशानी ढूंढेंगे तो हर जगह परेशानी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स है जो अभी मैं उनसे आज क्लास में पढ़ के आया उनसे, तो उन्हें पता है। ओके, ठीक है। तो दोस्त, इसमें आपको जो आरसीसी और पीसीसी के रिगार्डिंग एक्सपोजर कंडीशंस के बेस पे मिनिमम ग्रेड, सीमेंट कंटेंट और वाटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैंने नोट किया था कि जो आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट दे रखा है, उसमें एग्रीगेट यूज किया गया था आपको 20 का। लेसन। अब अब आईएस कोड ने क्या बोला है? एडजस्टमेंट टू द मिनिमम सीमेंट कंक्रीट फॉर एग्रीगेट्स अदर देन 20 नॉमिनल मैक्सिमम साइज। जो हमने वैल्यू दिया है 20 के रिगार्डिंग दिया है दोस्त, 20 पे बोला है, हाँ है ना? ये वैल्यू किस पे दिया है? 20 के लिए दिया है। अब 20 पे जीरो लिखा है, यानी 20 के रिगार्डिंग सारे वैल्यू मैंने पीछे दे चुके हैं आपके। जैसे कि आरसी की बात करें तो माइल्ड 300, अगर वो बोलेगा 20 माइल्ड के लिए आंसर क्या होगा? 30 केजी पर मीटर क्यूब। इस बात को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर माइल्ड की बात करें, माइल्ड कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन क्या है? माइल्ड है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या हो जाएगा उसके लिए? 300। दोस्त, टेलीग्राम चैनल पे मैं एक समय निर्धारित कर दूंगा, आधे घंटे 1 घंटे के लिए बच्चों के लिए ओपन कर दूंगा। जो भी आपका सजेशन होगा, जो भी क्लास में आवाज़ को लेकर, वीडियो को लेकर, कलर को लेकर, आवाज़ को, जो भी आपको दिक्कत होगा आप बताइएगा, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। आगे आप और भी सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना चाहते हो, कैसे लाना चाहते हैं, ठीक है? एक शुरुआत किया हूँ, मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां हो सकती है, अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया करने के लिए। तो एक समय निर्धारित करेंगे, आप सबकी बात सुनी जाएगी, ठीक है? और एक बात और क्लियर है, जेन्युइन लोग ही पढ़ो भाई। ये सिविल के लिए बहुत डेडिकेटेड चैनल होगा, जिनको पढ़ना है उसी के लिए है ये, ठीक है ना? मस्ती मजाक ना किया करो यहाँ ज़्यादा, ठीक है? तो पढ़िए आराम से, हंसते हंसते मजे कीजिए। सही है ना? ठीक है, तो जो दिक्कत होगा उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको एक समय निर्धारित कर दूंगा। आपका चैनल है यार, आप पढ़ना चाहोगे पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ोगे बंद कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपके प्यार की वजह से ही हम आए हैं। आपका जैसा आप बोलोगे ऐसा किया जाएगा। आरसीसी मैं पूरा कराऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो भी कमी होगी आप बताइए, हम रिजॉल्व करेंगे उसको। गोरखपुर की धरती से राम राम, आपको भी राम राम प्रयागराज की धरती से। चलो, माइल्ड के लिए हो गया 3 kg/m³ ठीक है दोस्त। तो अगर एक्सपोजर कंडीशन लेके 20 करता है, तो जो आपका वैल्यू है वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी? डन। अब सवाल ये है कि अगर मैं एग्रीगेट, ये तब होगा जब आपका एग्रीगेट साइज कितना है? 20 है। अब अगर मैं माइल्ड के केस में एग्रीगेट 10 यूज करता हूं, तो कोड क्या बोलता है कि 10 में +40 का एडजस्टमेंट होगा, +40 का एडजस्टमेंट होगा। इसका मतलब माइल्ड में कितना है? 300 है, तो एडजस्टमेंट उसमें कितने का होगा? प्लस का होगा। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? 340 kg/m³। इस पे दो सवाल बहुत कम बने हैं आज तक, तो ये एक नया चीज है, इस पे सवाल बन सकते हैं आगे, ठीक है ना? क्या कि अगर 10 माइल्ड में होगा तो मिनिमम कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 340 kg/m³। क्लियर है दोस्त? अब सेम, अगर हम एग्रीगेट साइज यूज करते हैं 40 का, 40 तो क्या बोलता है कोड कि 40 में एडजस्टमेंट -30 का होगा। तो -30 का मतलब क्या हुआ कि अब 300 का मतलब कितना हुआ? 270 kg/m³। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, ये एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। एडजस्टमेंट का जो ये आपका कोडल प्रोविजन था, ये आपको समझ में आया कि नहीं? आशुतोष, वो आपका नेट इशूज है, यहाँ जो बफरिंग कर रहा है यहाँ से बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दो यार, समझ में आ रहा है तो। रिपीट कर दें? लक्ष्मी ने बोला रिपीट कर दीजिए। देखो जी,
जो भी वैल्यू बोला वो 20 के लिए बोला, तो 20 के लिए माइल्ड के 300 दिया है ना 20 के लिए। अब बोला कि जो आपको जो भी अभी वैल्यू दिया गया है वो 20 mm के लिए दिया गया है, तो बोला कि अगर एग्रीगेट 10 mm होगा तो उसमें +40 कर देना। देखो मैंने +40 कर दिया। अगर एग्रीगेट 40 होगा तो -30 कर देना, मैंने -30 कर दिया। सिंपल सी बात है। आप लोगों को जो वैल्यू दिया गया है वो 20 mm के लिए दिया गया है ना। और अगर एग्रीगेट 10 होगा तो +40 कर दो, 40 होगा तो -30 कर दो। सिंपल है ना, क्लियर है ना। चलिए लिसन दोस्त, अब हम बात करेंगे सैंपल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि जो सैंपल लेते हैं टेस्ट करने के लिए, सीटीएम टेस्ट लेने, कहीं पे भी हम फील्ड में अपनी क्वालिटी को चेक करना है तो उसके लिए हम ट्यूब बनाते हैं, स्पेस सैंपल बना लेते हैं। कि अब साइड है कि सैंपल कैसे लेते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है क्वालिटी को चेक करने के लिए, इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, सैंपल लेना पड़ेगा। तो अब जो सैंपल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वर्क हो रहा है तो उस वर्क में कितना सैंपल बनाना है, सैंपल जितना बनाना, जितना ज़्यादा आप सैंपल लोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन कम से कम कितना लेंगे, इसके लिए IAS 456 ने आपको बता रखा है। किसके बेस पे, क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी पे। तो दो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि जो नंबर ऑफ सैंपल हम लेते हैं किस आधार पर लेते हैं, उसका आंसर है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क इन मीटर क्यूब। करेक्ट। अब कोड ने क्या बोला है, कोड ने बोला है 15, यानी 1 से 5 मीटर क्यूब होगा तो आपका नंबर ऑफ सैंपल 1 होगा। अगर 6 से 15 का होगा तो आपका नंबर ऑफ सैंपल 2 होगा। अगर 16 से 30 होगा तो 3 होगा। अगर 31 से 50 होगा 4 होगा। 51 एंड अबव होगा तो 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर इच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट देयर बाय। इसका मतलब समझते हैं। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो बिल्कुल क्लियर है ना कि क्वांटिटी ऑफ वर्क, जो मेरा क्वांटिटी ऑफ वर्क है उस पर नंबर ऑफ सैंपल बेस है। ठीक है। अब ये 51 एंड अबव की बात किया, ये इसका मतलब मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर दोस्त आपको मैं इसको समझाता हूं बहुत अच्छे से, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्वांटिटी ऑफ वर्क 72 मीटर क्यूब का है, ठीक है ना, साइड पे कितना काम हो रहा है, 72 मीटर क्यूब हो रहा है। तो 72 मीटर क्यूब का मतलब, अब क्या बोला 50, तो 50 तक कितना है 4, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि उसमें प्लस करना है क्या 1, क्यों, फॉर द इच एडिशनल, बोला कि हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक जोड़ो, हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक जोड़ो, ठीक है। और उसके साथ क्या लिखा है, और पार्ट देयर बाय, यानी उस 50वें का कोई हिस्सा, केवल 50 मीटर क्यूब पे एक नहीं, उसका कुछ हिस्सा भी होगा ना तो एक जुड़ जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार। अब देखो 72 मीटर क्यूब है, 72 मीटर क्यूब है तो 50 के लिए 4 और बचे हुए कितना 22 के लिए 1, तो कितना हुआ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सैंपल इसके लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर है। अरे वाह, अब मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतना तेजी से वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। नेहा, विकास, ऋषभ, मुरारी, शुभम, लक्ष्मी, अक्षय, निशा, अविनाश, आदित्य, शुभम, वेल डन, वेरी गुड। चलो तो एक और आंसर बता दीजिए एक और आंसर बता दीजिए। अगर 127 मीटर क्यूब होगा तो नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर 127 मीटर क्यूब होगा तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही 6 होगा। बहुत बढ़िया। क्यों, 50 पे 4, 50 एक ऐड करेंगे तो कितना हुआ 1 5, और बचा हुआ कितना 27, उसके लिए कितना हो जाएगा 6। चलो दोस्त एक बात बताओ मेरे को बताओ, एक सैंपल में कितना स्पेसिमेन, एक सैंपल में कितना, जल्दी से टाइप करो बताओ एक सैंपल में कितना स्पेसिमेन। अरे वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया। सालू, विष्णु, राधिका, मनीष, सोनू, अरे नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं अब। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो अब दोस्त अगर यही सवाल 72 मीटर के लिए नंबर ऑफ सैंपल आता था, 5 × 3 15, और यही 127 की बात तो 6
गुना 3 18 है ना। तो ध्यान देना है सबसे 3 बात इंपॉर्टेंट, कि जो नंबर ऑफ सैंपल है वो किस पे ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है क्वांटिटी ऑफ वर्क पे, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ वर्क पे नंबर ऑफ सैंपल आपको दे रखा है, अगर स्पेसिमेन पूछेगा तो उसमें इंटू 3 कर देंगे, क्लियर है। अब हमको पता चल गया। अब मैं कल की क्लास में आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पढ़ाएंगे, तो यही सैंपल लेते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग होगा, फिर उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बारे में हम कल की बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, मेरा भी नाम लीजिए सनी सागर, अंजलि, अनुराग, विकास, ठीक है। ये संभव नहीं है, इतना मैसेज इतना तेजी से स्क्रोलिंग कर रहे हैं ना, मैं सबको नाम लेना चाहता हूँ, मैं सबके साथ बात करना चाहता हूँ, लेकिन अंकुर वर्मा नाम लेने लगूंगा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो कंचन, दीक्षा, जितेंद्र, चलो बहुत बढ़िया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब दोस्त कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कि दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब ऑफ साइज, कितने साइज का होगा क्यूब, जो हम कंप्रेसिव टेस्टिंग करेंगे वो कितने 150 mm के लिए करेंगे, ठीक है ना। लोडिंग कैसा होगा, यूनी एक्सियल कंप्रेशन होगा। टेस्ट कितने दिन पे करेंगे, 28 दिन पे करेंगे। इस बात में भी सवाल आता है कि जो भी हम ग्रेड करते हैं किस क्यूब पे करेंगे, तो हम आईएस कोड में जो हम ग्रेड किए हैं वो कितने के लिए किए हैं, 150 mm के लिए करेंगे, ठीक है जी। तो जो 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 भी हमारा ग्रेड है वो सब हम बनाए किस पे हैं, 150 क्यूब के ऊपर में। ऐसा किसने रेफर किया है, IS 456 ने। और जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं कब निकालते हैं, 28 दिन पे निकालते हैं। एक और बात, अगर एक हम 150 क्यूब का स्पेसिमेन सीटीएम के ऊपर रखते हैं और उस पर लोडिंग देते हैं, उसका हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा, और जो पूरा कैलकुलेशन 150 पे होगा। तो सवाल आता है कि अगर आप स्पेसिमेन साइज को बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, और स्पेसिमेन साइज को अगर 150 से कम करोगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो एरिया हम कम करेंगे तो स्ट्रेंथ मेरा बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ, आप सैंपल साइज को कम करोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। सैंपल साइज को बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है जी। लेकिन जो कम होगा वो कहां तक होगा, 450 mm के ऊपर होगा। यही कारण है कि जब मैं आपको एलएसएम पढ़ाऊंगा तो जो हम एफसीके जो स्ट्रेंथ है उसको हम स्ट्रक्चर में 0.67 एफसीके लेते हैं रिड्यूस करके, क्या, ताकि वो हर जगह आपको जो रिडक्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। तो साइज ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीज विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन स्ट्रेंथ बियॉन्ड 450 mm, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त आ गया। जो भी हम टेस्ट करते हैं वो क्यूब पे करते हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन आता है सिलेंडर के ऊपर में। सिलेंडर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेंडर को ब्रिटिश कोड में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्यूब और सिलेंडर के कंपैरिजन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्त सेम मिक्सर का हमने 150 का क्यूब बना दिया, कितने का बना दिया, ये जो क्यूब बना है ना 150 का बन गया, ठीक है ना। और ये जो सैंपल बना है ना, इसका जो हाइट है ना, इसका जो हाइट है ना वो 300 का है, ठीक है जी। और जो इसका डाया है ना वो 150 का है, ठीक है दोस्त। तो होता क्या है, इसमें सवाल आता है कि स्ट्रेंथ कौन बेहतर देगा। ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे पीछे कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो मेरा रियल स्ट्रेंथ निकल कर नहीं आएगा, मेरा रियल स्ट्रेंथ निकल कर नहीं आएगा। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पीछे तो वो मेरा रियल स्ट्रेंथ होगा। अब ये उसको रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, जब हाइट ज्यादा होता है तो प्लेट और कंक्रीट के बीच में, प्लेट और कंक्रीट में फ्रिक्शंस, बीच वाला पार्ट फ्रिक्शंस को इफेक्ट नहीं करता है। मैंने डायग्राम बना दिया है कि देखो जब ऊपर प्लेट होगा तो जो रीजन होगा टॉप का अफेक्टेड होगा फ्रिक्शन से, ये भी रीजन क्या होगा, अफेक्टेड होगा किसी फ्रिक्शन से। तो बीच का जो पोर्शन होगा वो फ्रिक्शन रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका रियल स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जब बात करते हैं क्यूब का, क्योंकि टॉप और बॉटम के बीच की दूरी जो है बहुत कम है, तो ऊपर भी फ्रिक्शन देगा, थ्रू आउट आपका जो हाइट है उस पर क्या करेगा, फ्रिक्शन देगा। तो जो क्यूब का कंक्रीट का जो सिलेंडर का स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल रियल है, सही है। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं तो जो क्यूब का स्ट्रेंथ होगा वो सिलेंडर से ज्यादा होगा। अब सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या कारण है कि क्यूब का जो स्ट्रेंथ है आपका बेहतर रिजल्ट देता है। पहला सवाल, क्या कारण है कि सिलेंडर का पेन चेंज कर दें, ठीक है, पेन चेंज कर दिया।
क्या कारण है कि सिलेंडर बेहतर, तो आपका आंसर होगा टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम की बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बीच का जो एरिया है वो फ्रिक्शन से रेजिस्टेंट नहीं है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर आपका कारण समझ में आ गया। अब दोस्त यहां लिखा हुआ है यूनिएक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट शेप स्पेसिमेन क्यूब सिलेंडर, सिलेंडर गिव्स मोर एप्रोप्रिएट रिजल्ट, लिख दिया गया है। सिलेंडर कहता है मोर एप्रोप्रिएट, क्यों क्यों देता है? बिकॉज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मशीन प्लेट्स एंड स्पेसिमेन इज ऑलमोस्ट नील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेहतर रिजल्ट सिलेंडर देता है, लेकिन ये सबको पता है, लेकिन कारण क्या है? उसका कारण है कि जो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शंस होता है वो स्पेस बिल्कुल नील है, यानी कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। अगर आपके पीछे कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो आपका रियल स्ट्रेंथ निकल कर नहीं आएगा, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो रियल स्ट्रेंथ आपका निकल कर आएगा। अब टेस्ट करके ये देखा गया, रिलेशन निकाला गया कि जो क्यूब का स्ट्रेंथ है वो सिलेंडर का 1.25 टाइम्स है। ठीक है जी, अगर अगर 100 है ये, तो ये क्यूब क्या है? 125 है। ये रिलेशन आया है हमारे ऑब्जर्वेशन से, ये रिलेशन आया ऑब्जर्वेशन। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बना है। पहला सवाल क्या बना? ज्यादा कौन होगा? तो ज्यादा कौन होगा? ज्यादा क्यूब होगा। बेहतर कौन होगा? बेहतर सिलेंडर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि टॉप और बॉटम के बीच में, टॉप और बॉटम में दूरी ज्यादा होने के कारण एक ऐसा रीजन है जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये बेहतर हो गया। फिर सवाल है कि इनका रिलेशन क्या होगा? तो क्यूब नियरली इक्वल टू 125 एफ सिलेंडर, यानी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यूब से निकालूं तो वो सिलेंडर की तुलना में ज्यादा होगा, अगर सिलेंडर क्यूब की तुलना में कम होगा। क्या रिलेशन है? कैरेक्टरिस्टिक क्यूब 1.25, तो कल को सवाल यहां बनेगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्यूब का और सिलेंडर का रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1.25। एक बार कमेंट करके बताना मेरे को, अगर सिलेंडर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सिलेंडर और क्यूब का रेशियो पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? अगर सिलेंडर और क्यूब का आंसर पूछा जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा? क्यूब और सिलेंडर का होगा तो 1.25 होगा, लेकिन अगर सिलेंडर और क्यूब का होगा तो क्या होगा? कंचन बहुत बढ़िया, वेल डन। अनीश, दीपक, मनीष, शिवन, सौरभ, ऋषभ, प्रियंका, वेल डन वेल डन वेल डन। श्वेता, अंकित, अंशु, बहुत बढ़िया, सबने बेहतरीन आंसर दिया, वेरी गुड। प्रिया, ऑल डन। तो दोस्त यहां से जो भी आपके क्यूब और सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा यहां से आपके हो जाएंगे। लिसन, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में कोड ने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को क्लॉज 36.1 में डिफाइन किया गया है। 36.1 में डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया गया? द टर्म्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ये पूरा लैंग्वेज IAS 456 का है भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं इसको कैसे। देखो जी, एक ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस स्ट्रेंथ है और ये वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी है। हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं, और जितना ज्यादा सैंपल लेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा हमारा, बेहतर रिजल्ट आएगा हमारा। अब जब टेस्ट करेंगे तो तुमको पता है कि हमने एक रेशियो डिसाइड किया XYZ और उस पर हमने कॉन्क्रीट बनाया, तो क्या सबका अलग अलग स्ट्रेंथ सेम आएगा? नहीं, अलग अलग। क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट ट्रूली होमोजीनियस नहीं होता है, तो स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा। हो सके अलग अलग आने में कई कारण हो सकते हैं। अगर प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, एक तो कॉन्क्रीट का खुद का नेचर है कि वो प्रॉपर होमोजीनियस नहीं है, उसके कारण अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर हम प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे उसके कारण भी इफेक्ट करेगा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको हमने इसको फ्रीक्वेंसी पे हम लोग पुट कर देते हैं। उसके बाद हम ये कोड बोला है कि ये पूरा सैंपल लगा दिया, तो अब आपको उस स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं जहां पे 5% टेस्ट नीचे होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आसान भाषा में सुना जाए कि अगर 100 सैंपल लिया, 100 सैंपल लिया, तो 100 स्ट्रेंथ को मैंने दिखा दिया इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर में, तो मैं उस स्ट्रेंथ को मैं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जहां पे 5 सैंपल नीचे होगा 95 ऊपर होगा, है ना? 5 सैंपल नीचे होगा 95 ऊपर होगा, करेक्ट। अब आपको दिख रहा है जो मीन, ये मीन है, क्या है? मीन है। और आपने स्ट्रेंथ किसको बोला है? 5%, यानी 95 सैंपल इसमें है, 5 सैंपल इसमें है। समझ में आया आपको? अब एफसीके का इक्वेशंस क्या बनेगा?
एफसीके को आपने क्या किया, ये यहां से यहां तक डेविएशंस है, तो आपने बोला ना कि एफसीके जो एफसीके होगा ना, एफएम मीन में से माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस कर रहा हूं, के सिग्मा, क्या माइनस कर रहा हूं, के सिग्मा। अब ये जो के है ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, परसेंटेज डेफिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, परसेंटेज डेफिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फिर सवाल बनता है, कोड ने परसेंटेज डेफिनेशंस कैरेक्टरिस्टिकेशन क्या डिफाइन किया है, तो कोड ने डिफाइन किया है 5%। क्या डिफाइन किया है, 5%। क्या डिफाइन किया है, 5%। और 5% के लिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.65 हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये तो हो गया कोड की बात, ये तो हो गई कोड की बात। अगर दोस्त कमेंट करके बताना मेरे को, कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेशन चेंज कर दे रहा हूं, बोले आज रात के लिए डेफिनेशन परसेंटेज जो होगा वो 50% होगा, कोड ने बोला 5%, तो कोड के अकॉर्डिंग एफ एम माइनस के सिग्मा, यानी इसको हम बोल सकते हैं एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा। अब अगर मैं परसेंटेज डेफिनेशंस को चेंज कर दूं और 50% कर दूं तो इक्वेशंस क्या होगा, बहुत बढ़िया, के की वैल्यू हो जाएगी 0। जब के की वैल्यू हो जाएगी 0 तो एफ सी के एफ एम के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना, बोलो यार, बराबर हो जाएगा ना। तो सिंपल इस बात को ऐसे भी घुमा के पूछा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्टैंड मीन के बराबर कब होगा, आप बोलोगे 50% टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया। लिसन दोस्त, स्टैंडर्ड एविएशंस को IS 456 ने डिफाइन कर रखा है अलग अलग ग्रेड के लिए। 10 और 15 के लिए 3.5 बोला है, 20 और 25 के लिए 4 बोला है, और 30 एंड अबव के लिए 5 है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपको कि आपको मीन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस आ गए कि M25 के लिए मीन निकालना है, मीन निकालना है, मीन निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आपके सवाल के अंदर में एफसीके दे रखा है, एफसीके दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट सवाल में आपको सिग्मा दे रखा है। तो 25 के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो यहां से आप m निकाल सकते हो, तो उसको मीन टारगेट बोलेंगे, मीन स्ट्रेंथ बोलेंगे, जो भी बोलना है बोल देंगे। तो अगर ग्रेड दिया है तो आपको बाय डिफॉल्ट दो वैल्यू दे रखा गया है, एफसीके और सिग्मा। एक बार आंसर बता देना मेरे को जल्दी से, क्या होगा, इस बार आया था एसएससी में, ठीक है, और आने वाले जो एग्जाम में जो आएंगे ना वो भी यहीं पे होगा। तो एम एफ सी के 25 प्लस 1.65 इंटू 5 कितना रहा दोस्त, 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सार्थक, आकांक्षा, विमलेश, पवन, आकांक्षा, वेरी गुड, वेल डन। नेहा, शिवा, तन्मय, रिंसू, शिवा, बहुत बढ़िया, वेल डन। ऋषभ, चलिए अब आते हैं दोस्त एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे। किसके एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, अब सैंपल की बात कर रहा हूं, अभी अभी सैंपल की बात कर रहा हूं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अभी सैंपल की बात कर रहा हूं। अब सैंपल को नंबर ऑफ सैंपल क्वांटिटी ऑफ वर्क पे लेंगे, हमने ले लिया। क्वांटिटी ऑफ वर्क पे सैंपल कैसे होगा बता दिया आपको। अब आपने टेस्ट किया, तो दोस्त इसमें क्या बोला है, अब कोड का क्या रेफरेंस है, पहले समझो कोड को, कि द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होगा, तो तीनों का आप टेस्ट करोगे, तीनों का स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा, तीनों का स्ट्रेंथ क्या आएगा, अलग अलग आएगा। डन। अच्छा M20 का, ओ सॉरी सही बोल रहे हो, सिग्मा हम 4 लेंगे, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। एसएससी एस्पिरेंट्स, वेरी गुड, सही पॉइंट आउट किया आपने। 25 का 4 होगा, आंसर वही होगा, चेक करके बताना एक बार। चार, ठीक है, आंसर वही है,
ठीक है। अब दोस्त एक स्पेसिमेन सैंपल का 3 स्पेसिमेन, तो बोल रहा है कि हम एक सैंपल लेते हैं 3 स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि होमोजीनियस ट्रूली नहीं है, तो तीनों का स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा, तो तीनों का एवरेज ले लेते हैं हम। लेकिन ये बोलता है तीनों का एवरेज ऐसे नहीं लोगे, तीनों का एवरेज तब लेंगे जब जो एवरेज निकालेंगे ना हर इंडिविजुअल से ना जो वेरिएशन होगा, बोले ना ज़्यादा कम होगा, तो 15% ज़्यादा हो सकता है एवरेज, 15% कम हो सकता है। बात समझ आइए, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर से बोल रहा है कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, विकास, नंदिनी, राजू, ठीक है, वेरी गुड। अब एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है क्या बोलता है कि, बहुत बढ़िया नंदिनी, वेल डन, सही बताया, जो एवरेज है आपका, एवरेज है वो हर इंडिविजुअल से ज्यादा कम होगा, कितना, 15% ज्यादा 15% कम। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने टेस्ट किया, नंबर सिस्टम बता दिया मैंने, नंबर सिस्टम बता दिया आपको। आपका एक स्ट्रेंथ टेस्ट आया F1, एक आया F2, एक आया F3, यानी हमने एक सैंपल का 3 स्पेसिमेन बनाया, तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट क्या आया, स्ट्रेंथ आया, ठीक है। अब मैं इसका एवरेज ले लिया, अब मैं इसका एवरेज ले लिया, एवरेज आ गया आपका FAV, ठीक है ना, ये नंबर है, कोई नंबर है, इसका एवरेज आ गया, नंबर ने बता दिया हमने, करेक्ट। अब दोस्त कोड क्या बोलता है, मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज लिए हो ना, तुम इसको सच तब मानोगे जब ये हर इंडिविजुअल, इसका ये क्या है, ये वाला स्ट्रेंथ इससे कम है, ये वाला स्ट्रेंथ इससे कम है, ये वाला स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, तो ये वाला इससे कितना कम है, ये वाला इससे कितना ज्यादा है, तो कोड बोलता है कि 15% कम 15% ज्यादा। अगर मैं इसका 15% कम की बात करता हूं तो मैं बोल दूंगा ना 15% कम 0.85 एवरेज। अगर मैं इसका 15% ज्यादा की बोलता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1.15 एवरेज आया ना, अरे बोलो यार। तो अब मेरे को मैक्सिमम क्राइटेरिया का रेंज मिल गया, मिनिमम का रेंज मिल गया। अगर सारे स्पेसिमेन इसके बीच में आएंगे तो आसान है ना भाई, बताना आसान है ना। अगर एक भी स्पेसिमेन इससे बाहर होता है तो इसका मतलब हमारा सैंपल क्या है, इनवैलिड है। तो कोई अगर आज तक ऐसा सवाल पूछा नहीं गया, डायरेक्टली पूछा गया कि वेरिएशन कितना परसेंट हो गया, कल को हमको सैंपल का 3 स्ट्रेंथ दे दिया जाए और बोलेगा बताओ इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो सीधा हम जोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे लेकिन ये चेक करेंगे कि 15% ज्यादा और कम के रेंज में सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।